हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 115 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 116 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। पद 53,749 है। शायद ही आपको भविष्य में इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा है वो देखने को मिले, इसलिए दोस्तों आपको जी जान से मेहनत करनी है। और अगर आपने पिछले 115 मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो दोस्तों अभी भी समय है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मॉडल पेपर का टेस्ट देना है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट वो अवश्य दें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना 116 नंबर का मॉडल पेपर। ये परीक्षा पैटर्न है, 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 15 प्रश्न गणित के और 70 प्रश्न जीके के। जीके के प्रश्नों का दोस्तों डिवाइडेशन यहाँ पर दे रखा है, इसी आधार पर दोस्तों अपना ये मॉडल पेपर है। दोस्तों इसमें सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं है। ठीक है, भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से भाग में कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं और टेस्ट आपको पूरा देना है, तभी आपको दोस्तों अपना स्तर है वो पता लगेगा। देखिए पहला प्रश्न, निम्न में से कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती? बताइए कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती। यहाँ पर आप देख सकते हैं झालावाड़ और प्रतापगढ़ की लगती है, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा की भी लगती है, करौली और कोटा। यहाँ पर देखिए डूंगरपुर और भरतपुर। दोस्तों यहाँ पर डूंगरपुर भरतपुर दे रखा है। अब डूंगरपुर जिले की जो सीमा है वो दोस्तों गुजरात के साथ लगती है और भरतपुर की जो सीमा है वो दोस्तों यूपी के साथ में लगती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मरुस्थल का जहाज कहलाता है। बताइए मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? सही है तो सभी को पता होगा दोस्तों, ऊंट को कहते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऊंट को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, बरखान या बरकान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है? बताइए ये बरखान आप सभी को पता है, बरखान ये रेत के टीले में पाए जाते हैं। ये अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं, बालू का स्तूप है। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेश में दोस्तों ये पाए जाते हैं। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों, बताइए क्या कहते हैं उसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको दोस्तों सीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीफ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सीफ। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है। बताइए राज्य का दोस्तों आर्द्र जिला है वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्य का जो आर्द्र जिला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन चारों स्थानों पर दोस्तों वर्षा है वो अधिक होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे आर्द्र जिला दोस्तों झालावाड़ है, ठीक है। और सबसे आर्द्र स्थल है वो माउंट आबू है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बताइए लेटेराइट प्रकार की जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये मिट्टी है
ये मध्य राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में दोस्तों ये मिट्टी है वो पाई जाती है। खासकर दोस्तों राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में ये पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डूंगरपुर। इसका सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइए जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए ये जो जवाई नदी है ये लूनी नदी की सहायक नदी है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। बताइए लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें से अरावली पर्वतमाला से कौन सी नदी नहीं निकलती है, वो अपने को बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बांडी भी अरावली से निकलती है, लीलड़ी और जवाई ये तीनों दोस्तों अरावली से निकलती है। लेकिन यहाँ पर जो जोजड़ी है दोस्तों, जोजड़ी नदी है वो नागौर जिले के मेड़ता की पोंडलो की पहाड़ी से दोस्तों ये निकलती है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, पंचपत्रा झील है। बताइए पंचपत्रा झील है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों पंचपत्रा है ये एक खारे पानी की झील है। क्या है? खारे पानी की झील है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? बताइए कौन सी नदी है वो सांबर झील में गिरती है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेंढा नदी। मेंढा नदी, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेंढा नदी। ठीक है, और ये सांबर झील में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी है और ये जयपुर की मनोहरपुरा की पहाड़ी से दोस्तों ये निकलती है। ए नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जवाई बांध स्थित है? बताइए जवाई बांध कहाँ पर है? तो दोस्तों ये सुमेरपुर पाली में है। कहाँ पर है? सुमेरपुर पाली में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं दोस्तों इस जवाई बांध को। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है? लिफ्ट नहर लाभान्वित जिला दोस्तों इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंवरसेन लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले गंगानगर और बीकानेर है, बिल्कुल सही बात है। कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर जैसलमेर बाड़मेर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला है वो हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू है। हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू है। जैसलमेर बाड़मेर है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। डॉक्टर करणी लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला बीकानेर और जोधपुर है, बिल्कुल सही है। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला जैसलमेर और जोधपुर है, तो दोस्तों ये भी इसमें भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, इसमें ये जैसलमेर और बाड़मेर है वो गलत दे रखा है। इसके स्थान पर दोस्तों हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू आना चाहिए था, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है वह है। राजस्थान के वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है वह है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें करौली। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा करौली। आगे देखिए यहाँ पर इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा जिला नहीं आता है? तो दोस्तों इसमें देखिए सीकर, पाली, नागौर ये आता है, लेकिन अजमेर नहीं आता दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम था जिसके अंदर दोस्तों उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग है वो शामिल किए गए थे। तो यहाँ पर इसमें अजमेर को इसमें अजमेर जिला दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों झुंझुनू। कौन सा है?
झुंझुनू, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात दोस्तों झुंझुनू का है कितना, 837, कितना, 837, सी नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? बताइए, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा दोस्तों, कौन सा था ये? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 15वां। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 15वां। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है। बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों पाली। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पाली। कितना है? 1003। ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? बताइए, कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए जयपुर जुड़ा हुआ नहीं है, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये तीनों जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा, बूंदी, बारा भी जुड़े हुए हैं दोस्तों। NH27 है पूरा पश्चिम गलियारा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न है, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका नया नंबर है NH27। मैंने भी आपको बताया था ये, तो NH27 बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। ये पूर्व पश्चिम गलियारा का नंबर है दोस्तों ये। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? बताइए, पाकिस्तानी सीमा के निकट है कौन सा शहर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गंगानगर, गंगानगर। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त है? किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आहड़ संस्कृति। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आहड़ संस्कृति। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं दोस्तों। 22 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिन्होंने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था? बताइए, मूर्तमाला ग्रंथ की रचना है वो किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चक्रपाणि मिश्र के द्वारा। चक्रपाणि मिश्र के द्वारा दोस्तों मूर्तमाला ग्रंथ की रचना है वो की गई। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं है ये पूछा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, राणा कुंभा गोहिल वंश का शासक था, बिल्कुल सही बात है। राणा सांगा ये भी गोहिल वंश का शासक था, बिल्कुल सही है। राव मालदेव ये राठौड़ वंश का शासन था, ये भी सही शासक था। राव चंद्रसेन भाटी ये गलत हो जाएगा, ये दोस्तों राठौड़ वंश का शासक था ये राव चंद्रसेन। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर का शासक था दोस्तों ये। 24 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने टाटा टोपे की सहायता की थी? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने टाटा टोपे की सहायता की थी? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सलूम्बर के केसरी सिंह। सलूम्बर के केसरी सिंह इन्होंने दोस्तों सहायता की थी। सलूम्बर के तो सामंत थे दोस्तों केसरी सिंह, और कोठारिया के ठिकानेदार थे जोध सिंह। इन दोनों ने दोस्तों टाटा टोपे को शरण दी थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे दोस्तों
सिरोही प्रजामंडल से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे ये। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो वो था दोस्तों जयपुर प्रजामंडल। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1931 में। किसके द्वारा? कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन से। 27 नंबर का प्रश्न है, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था, तो दोस्तों ये गठन हुआ था कब? तो ये 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा कि 1933 ईस्वी में जयराम पेशा कानून के विरोध में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना है वो की गई थी। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मत्स्य संघ के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसमें देखिए दोस्तों, मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, बिल्कुल सही बात है। मत्स्य संघ के नाम, मत्स्य संघ का जो नाम है वो के मुंशी द्वारा दिया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे वो धौलपुर के शासक उदयभान सिंह थे। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह थे। और देखिए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें लावा, कुशलगढ़, निमराना। लावा, कुशलगढ़, निमराना दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 ठिकाने थे दोस्तों एकीकरण के समय राजस्थान में। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं, तो वो कौन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा है, इनको राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? भाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो ये दोस्तों कल्लाजी, कल्लाजी को संदर्भित करता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों लोक देवता कल्लाजी को गुजरात क्षेत्र में भाथी खत्री अर्थात दोस्तों भाथी जी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न है, जयपुर के किस दुर्ग में तोपों का कारखाना स्थित है? तोपों का कारखाना दोस्तों कहाँ पर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है जयगढ़ में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सवाई जयसिंह द्वितीय ने दोस्तों तोप बनाने का कारखाना बनवाया था जयगढ़ के अंदर, और वहां पर दोस्तों जयबाण तोप का भी निर्माण हुआ था। आगे देखिए, यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है, देलवाड़ा है ये। ठीक है, देलवाड़ा में स्थित तीर्थकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में करवाया था। बताइए, देलवाड़ा जैन मंदिर में स्थित तीर्थकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में किसने करवाया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है तेजपाल ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था, और ये सोलंकी शासक धवल के मंत्री थे दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शिल्पकार थे शोभन देव, ये भी याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था? राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो है ब्लू पॉटरी के लिए। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्लू पॉटरी। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? समुद्र लहर
नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है? तो दोस्तों ये जयपुर में रंगा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में रंगा जाता है। 37 नंबर का प्रश्न है, गोगरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? गोगरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों मरुस्थली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों ये गीत। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही था। आगे देखिए यहाँ पे कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? बताइए इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? तो यहाँ पर देखिए शहनाई, मशक और अलगोजा। शहनाई, मशक और अलगोजा ये तीनों दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र है। यहाँ पर खड़ताल दे रखा है, खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, खड़ताल। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, सीताबाड़ी मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, कहाँ लगता है ये? सीताबाड़ी का मेला दोस्तों कहाँ लगता है? तो ये ज्येष्ठ अमावस्या को बारा के केलवाड़ा में लगता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा केलवाड़ा बारा में लगता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा 1912 में ये लिखा गया था? यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 3 में भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। भारतीय संघीय प्रणाली की दोस्तों विशेषताएं हैं वो कौन सी है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है और कूट भाषा में उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए शक्तियों का विभाजन है भारतीय संघीय प्रणाली में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, एक लिखित संविधान है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कौन कौन से सही है भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता? तो दोस्तों 1 3 4, 1 3 4। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया? भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1786 का एक्ट, 1786 ईस्वी का एक्ट। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 1786 का एक्ट। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है 1853 ईस्वी। ठीक है, 1853 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, इसमें भारत में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता है, समाजवाद है, बंधुता है, लेकिन संघवाद नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों अपन भाग 4 में राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? बताइए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए आप देख सकते हैं अनुच्छेद 161
राज्यपाल की समाधान शक्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 165 है, ये राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, अनुच्छेद 165 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये युग्म है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए यहाँ पे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? ये तो दोस्तों देखिए, पहले तो मुख्यमंत्री रहे थे कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो वो थे दोस्तों टीकाराम पालीवाल। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टीकाराम पालीवाल। 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा सीटें क्रमशः कितनी कितनी है? राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा सीटें क्रमशः कितनी कितनी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कितनी कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा की सीटें। तो विधानसभा की तो है 200, लोकसभा की है 25 और राज्यसभा की है 10 सीट। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए, सही वाक्य कौन सा है वो अपने को बताना है। देखिए, राज्य के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मुख्य सचिव का चयन है वो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। इसके लिए कैबिनेट सचिव की सहमति भी आवश्यक होती है। इसके लिए दोस्तों कैबिनेट सचिव की सहमति आवश्यक है वो नहीं है, आवश्यक इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें एक सही है और दूसरा इसमें गलत है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के क्षेत्र में नहीं आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों भीलवाड़ा, ठीक है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भीलवाड़ा क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है, ये जोधपुर पीठ के अंतर्गत आता है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पर इसमें अब अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, एड्स का पूरा नाम है, बताइए AIDS का दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमानों को किससे समझाया जा सकता है? रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। तो ये प्रकाश का अपवर्तन है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश का ये अपवर्तन है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हर रंग की परत बनाती है, जो है। तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो है, तो वो क्या है? तो वो दोस्तों क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, बताइए। तो वो है दोस्तों यहाँ पर CS दे रखा है ना, तो इसको बोलते हैं सीजियम। क्या बोलते हैं? सीजियम बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, प्लास्टिक को जलाने से वातावरण में कौन सी हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती है? प्लास्टिक को जलाने से वातावरण में कौन सी हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और विषैली गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड और विषैली गैसें, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाग 6 के अंदर भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग।
यहाँ पर 56 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हैं। देखिए, शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है और अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है वो बताना है। तो दोस्तों, इसमें देखिए, यह परियोजना 166.80 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली नियंत्रित प्रवेश हाईवे है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्य उद्देश्य मेघालय और असम के बीच संपर्क को बेहतर बनाना है। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 13,087 करोड़ है। तो दोस्तों, ये कथन है वो गलत है। दोस्तों, इसकी जो निर्माण लागत है वो दोस्तों 12,087 करोड़ है। तो ये अपना तीसरा नंबर का कथन है वो गलत है। यह परियोजना हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड के तहत कार्यान्वित की जाएगी। तो दोस्तों, ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 है वो इसमें क्या है, सत्य है। कौन सा कथन इसमें सही है, तो यहाँ पर 1, 2 और 4 बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में डिजिटल केवाईसी नियमों में संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि उन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। इस संदर्भ में अदालत ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा माना है? बताइए। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में डिजिटल केवाईसी नियमों में संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि उन्हें विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। इस संदर्भ में अदालत ने निम्न में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा माना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है शिक्षा का अधिकार। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के इच्छुक पर्वतारोहियों के लिए नेपाल द्वारा प्रस्तावित नए मसौदा कानून का मुख्य प्रावधान निम्न में से कौन सा है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के इच्छुक पर्वतारोहियों के लिए नेपाल द्वारा प्रस्तावित नए मसौदा कानून का मुख्य प्रावधान निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों, बताइए कौन सा प्रावधान है मुख्य रूप से? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए, केवल उन पर्वतारोहियों को चढ़ाने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले 7,000 मीटर से ऊंची चोटी सफलतापूर्वक फतह की हो, उनको ही चढ़ने दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में लुइस मोंटेनेग्रो को नियुक्त किया गया है। बी नंबर का ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी फाउंडेशन बोर्ड के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में तीसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाड्रा फाउंडेशन बोर्ड के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में तीसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। किसे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बिटोल्ड बांका को। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिटोल्ड बांका को। अब देखिए, यहाँ पे भाग 7 के अंदर देखिए, राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित अब अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित बसंत काबरा किस वाद्य यंत्र के वादक है? बताइए। ये जो बसंत काबरा है ये दोस्तों कौन से वादन से संबंधित है? तो दोस्तों, ये सरोद वादन से संबंधित है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरोद वादन से संबंधित। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट में सौर ऊर्जा क्षमता के लिए प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट में सौर ऊर्जा क्षमता के लिए प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों, ये प्रथम पुरस्कार किसे मिला है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये राजस्थान को मिला है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान का मिला है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इसमें नवोन्मेषी राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित महिला किसान संतोष केवड़ किस जिले से है? नवोन्मेषी राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित महिला किसान संतोष केवड़ किस जिले से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीकर जिले से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सीकर जिले से। आगे देखिए यहाँ पे 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शैक्षिक संस्थानों की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला? दोस्तों शैक्षिक संस्थानों की श्रेणी में जो पहला पुरस्कार है वो दोस्तों सीकर जिले के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवा का बास को मिला है दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपर प्राइमरी स्कूल जेठवा का बास सीकर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड के लिए पात्रता आयु क्या है? के लिए पात्रता आयु क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दोस्तों जो पात्रता आयु है वो 15 से 29 वर्ष है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 15 से 29 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे भाग 8 में कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो अपन पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ मोशन पाथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों एड इफेक्ट एम्फेसिस एनिमेट नाउ। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2007 की वर्कशीट में अधिकतम कॉलम संख्या क्या है? तो अधिकतम कॉलम संख्या है वो है दोस्तों कितनी? तो वो है 256। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एमएस एक्सेल 2003 में कॉलम की संख्या 256। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों उसके बाद में 2007 या उसके बाद के वर्जन में कॉलमों की संख्या है वो 16,384 होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे इसमें W3C का अर्थ क्या है बताइए? W3C का अर्थ है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर इसमें वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, तो यानी कि WWWC। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सी कुंजियों से संख्या का इनपुट शीघ्र होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्यात्मक कीपैड। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए, अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग है वो किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे भाग 9 से संबंधित अब अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र है वो क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? देखिए यहाँ पे न्यून, नी प्लस उन, अजंत, अज प्लस अंत, मतके, मत प्लस एके, महर्षि, महा प्लस ऋषि। तो दोस्तों इसमें गलत कौन सा है? तो इसमें ये अच प्लस अंत है, ये अजंत है, अज प्लस अंत, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों अज नहीं होता, तो यहाँ पे अच होता है, क्या हो जाएगा? अच प्लस अंत। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही और इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। 72 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? सही संधि विच्छेद दोस्तों यहाँ पर देखिए पावक
पो प्लस अक, ये इसमें दोस्तों सही दे रखा है, इसमें अयादी संधि का प्रयोग हुआ है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी सरोज के अंदर दोस्तों सह, ये सर के आगे दोस्तों विसर्ग लगेगा और ये ओ हट जाएगा, सिर्फ जाएगा, ठीक है। और बाकी अपेक्षा के अंदर दोस्तों देखिए यहाँ पे अप प्लस इच्छा, अप प्लस इच्छा आएगा इसमें, और जगन्नाथ में जगत प्लस नाथ आएगा इसमें। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अव उपसर्ग किस में लगा हुआ है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अव प्लस आपती। तो इसमें अव है वो क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताइए प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मोसेरा, मोसेरा के अंदर दोस्तों एरा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। बाकी तीनों के अंदर और कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वकील शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वकील शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए राम, रामचरितमानस और गंगा, इन तीनों के अंदर दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अभिवादन से निर्मित विशेषण नहीं है, अभिवादन से निर्मित दोस्तों जो अभिवादित विशेषण है वो नहीं है, अभिवादित नहीं है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है, संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बिकाऊ, बिकाऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिकाऊ, बिकाऊ शब्द है वो क्रिया से बना विशेषण है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जिस क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। आगे देखिए अनुग्रहित का शुद्ध रूप होगा, तो दोस्तों अनुग्रहित का शुद्ध रूप हो जाएगा इसमें देखिए अनुग्रहित, ये वाला सी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुग्रह प्लस इत। आगे देखिए निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, ये वाक्य दोस्तों शुद्ध है, ये वाक्य कौन सा है, शुद्ध है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, बताइए किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए शांत का प्रशांत, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, शांत का विलोम अशांत होता है, क्या होता है, अशांत। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। बाकी खुशबू का बदबू, उत्थान का पतन, साक्षर का निरक्षर होता है। आगे देखिए कौन सा गलत युग्म है, गलत युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहिरंग का विलोम है वो दोस्तों यहाँ पर छली दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। बहिरंग का विलोम होता है अतरंग, क्या हो जाएगा, अतरंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये इसमें गलत दे रखा है, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची, अर्जुन के पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पे धनंजय, पार्थ, कौन्तेय, गुडाकेश, ये तीनों चारों है, ठीक है। धनंजय, पार्थ, कौन्तेय, गुडाकेश ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अपूर्ण भूत का उदाहरण है, अपूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें बालक सो रहा था, बालक सो रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल का ये क्या है, उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अंग्रेजी शब्द आर्टिकल का सही अर्थ वाला शब्द है, अंग्रेजी शब्द आर्टिकल का सही अर्थ वाला शब्द है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों अनुच्छेद, ठीक है। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद, सीधा सा सी नंबर ऑप्शन सही। 87 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है, सभी शब्द तत्सम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें शर्करा, पवन, अग्नि, ज्येष्ठ, शर्करा, पवन, अग्नि, ज्येष्ठ ये क्या है, ये सभी शब्द है वो दोस्तों तत्सम है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें
हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वो शब्द है दोस्तों जनश्रुति। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जनश्रुति। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अत्यधिक आदर सत्कार करना, अत्यधिक आदर सत्कार करना। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। तो दोस्तों सही लोकोक्ति क्या हो जाएगी? तो दोस्तों ऊंची दुकान फीका पकवान। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज, अपने को सही स्पेलिंग है वो बताना था इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए साइंचरोनाइज, साइंचरोनाइज। तो दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें बिल्कुल सही दे रखा है। आगे देखिए, अपने को खालिस्तान भरना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, देखिए ब्रिस्टल एन एडवर्सरी। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या आएगा खालिस्तान में? तो दोस्तों यहाँ पर इसका इसमें प्रीपोजिशन है वो विथ का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, विथ एन एडवर्सरी आएगा इसमें। इसमें भी देखिए कंजक्शन भरना है खालिस्तान में। देखिए नाइदर ए लेंडर ए बोरोवर बी, तो क्या आएगा? तो आप सभी को पता है नाइदर के साथ में दोस्तों किसका प्रयोग होता है? नोर का। तो यहाँ पर इसमें नोर आएगा, नोर ए बोरोवर बी। 94 नंबर का प्रश्न है, आर्टिकल भरना है। सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज वीडियो। तो दोस्तों बताइए क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा ए वीडियो, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए वीडियो। 95 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए इसमें, द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, ये सेंटेंस है वो दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अंजलि टू प्रिजर्व pursue, Anjali to pursue her studies when she to the United States। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अंजलि will continue to pursue her studies when she gets to the United States। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए fill in the blanks choosing the correct word from the options that follow। यहाँ पर देखिए if I will come, if I will come, बताइए क्या आएगा खालिस्तान में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों he goes, he goes आएगा, he goes, if he goes I will come। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे fill in the blank choosing the correct word from options that follow। तो यहाँ पर देखिए had we दोस्तों punctual we would have the train। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है had we been punctual we would have catch the train। तो यहाँ पर इसमें been और catch आएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। 99 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस। तो इसमें देखिए ए लोयन मे बी हेल्प्ड बाय ए लिटिल माउस, बाय ए लिटिल माउस। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एवन ए लिटिल माउस में हेल्प ए लोयन। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच ए लेटर, why did your brother write such a letter, change into passive voice, change into passive voice। तो यहाँ पर देखिए इसमें why was such a letter written by your brother, तो ये इसका passive voice हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पर देखिए he asked me if I had seen him anywhere।
तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पे हैव यू सीन हिम एवरीवेयर जो क्वेश्चन में दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में होने पर दोस्तों संभव है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एवरीवेयर एनीवेयर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। दोस्तों चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो इसमें देखिए यहाँ पे रोज एंड सो फास्ट दैट सी ट्रिप्ड देन। तो दोस्तों बताइए क्या आएगा आगे? तो इसमें आएगा दोस्तों फेल। क्या आएगा? फेल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, फेल। आगे देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें देखिए राइट नाउ ही वीडियो गेम्स ऑन हिज कंप्यूटर। राइट नाउ ही वीडियो गेम्स ऑन हिज कंप्यूटर, तो क्या आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों इज प्लेइंग यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट असर्टिव फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। यहाँ पर देखिए सेल आई एवर फॉरगेट यू, सेल आई एवर फॉरगेट यू। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा इसमें आई शैल नेवर फॉरगेट यू। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 105 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, भूगोल सीखना कठिन है। तो दोस्तों इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों देखिए ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब अपन भाग 11 के अंदर दोस्तों गणित से संबंधित 15 प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 106 नंबर का प्रश्न है यदि ए और बी वो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा इसके अंदर देखिए यदि दो सह अभाज्य संख्याएं ए और बी है तब उनका दोस्तों एलसीएम है वो ए इंटू बी होगा, ए इंटू बी यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है, तो यानी कि 12 इंटू 80 कर लीजिए। शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। तो 30 में से 12 गए तो दोस्तों कितने बचे? 18। तो यहाँ पे 18 इंटू 75 कर लीजिए। कक्षा में प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों कक्षा में प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों औसत ज्ञात करना है तो कर सकते हैं, 12 इंटू 80 कर लीजिए और फिर 18 इंटू 75 कर लीजिए। फिर दोस्तों 30 का भाग दे दीजिए, उसमें कितना आ जाएगा? तो इसमें 77 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 50% के 50% का दशमलव समतुल्य ज्ञात कीजिए। इसको अपन दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं 50/100 इंटू 50/100। बताइए कितना आएगा? तो 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 2500। 2500 बटे 100 इंटू 100 यानी कि 10,000। बस काट लीजिए इसको, जैसे 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पर देखिए 25 के अंदर 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 0.25 आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अरुणा ने 25 रुपए में 8 की दर से केले खरीदे और 20 रुपए में 6 की दर से बेचे। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रम मूल्य 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 150। तो ये 150 और 20 रुपए में 6 की दर से बेचे तो 20 इंटू 6 कितने हो जाएंगे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे 120। ये ऐसे होगा दोस्तों 25
अरुणा ने 25 रुपए में 8 की दर से केले खरीदे। तो दोस्तों यहाँ पे 25 है बटे 8 है, और 20 रुपए में 6 की दर से बेचे, तो 20 रुपए में दोस्तों 6 की दर से बेचे। अब दोस्तों ये क्रम मूल्य है और ये विक्रम मूल्य है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 इंटू 8, अपन ये अभी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 इंटू 8 कितने हो जाएंगे, तो दोस्तों ये हो जाएंगे 160 है, और 25 इंटू 6 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 150। अब अंतर कितने का हो गया दोस्तों, 10 का हो गया। कितने का अंतर हो गया, 10 का अंतर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों 10 इंटू 100 बटे 150, तो लाभ कितना हो गया, तो दोस्तों अब इसको आप काटोगे तो दोस्तों ये 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, तो 10 दूनी 20, 20 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 6 सही 2/3% आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 6 सही 2/3% लाभ है। आगे देखिए, यदि एक दुकानदार 10% छूट देने के बाद 45 रुपए प्रति वस्तु की दर से 25 वस्तुएं बेचता है और 50% का लाभ अर्जित करता है, यदि छूट नहीं दी जाती है तो प्राप्त प्रतिशत लाभ 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहां पर देखिए, देखिए यहां पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। अब इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत, तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा दोस्तों 150 बटे 90, 150 बटे 90। तो दोस्तों कितना आ जाएगा ये, तो ये 0 से 0 कट गया, 3 से ये दोस्तों 5, यानी कि 5/3। ठीक है, अब छूट नहीं दोगे तो लाभ कितना हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर 2% बराबर 2/3 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 66 सही 2/3। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कितना, तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 66.67 या 66 सही 2/3। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 3:4 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा ए बी और सी, तो यहाँ पर 2:3 और बी और सी का कितना है 3:4। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। कट रहे हैं क्या, ये किसी से 3 से कट रहे हैं, तो ये 2 बार कटा, ये 3 बार कटा, ये 4 बार कटा, तो अनुपात आएगा दोस्तों 2:3:4। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर ए बी और सी साझेदारी करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है और बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 था, लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों लाभ में बी का हिस्सा है वो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो दोस्तों यहाँ पर 3 गुना है किसका, ए का हिस्सा या ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है, तो यानी कि मान लीजिए ये अगर 2 है तो ये क्या है 6 है। अब यहाँ सॉरी, हाँ ठीक है, अब आगे देखिए, बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2/3। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मान लीजिए ए और बी सी यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों सबसे पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि ए का निवेश बी के निवेश का 6 गुना सॉरी 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसका 6 है, तो 6 इंटू 6 × 12,
हम्म, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, हो गया इतना तो। और बी का निवेश का सी के निवेश का 2/3 है, 2/3 है। तो दोस्तों ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 × 3/2। तो दोस्तों ये सॉरी, 2, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा दोस्तों, 2, 2 × 2/3, नहीं 3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, 3/2, तो 3 दूनी 6, 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 6:2:3, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इतना तो पता हो गया। अब अनुपातों का योग कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है 6 और 2, 8 और 3, 11। अब बी का हिस्सा निकालना है, तो दोस्तों बी का अनुपात कितना है, 2 इंटू दोस्तों 6600। बस मल्टीप्लाई, इसको काट दीजिए, ये 6 बार कटा, यानी कि 600 बार। 600 × 2 कितने होते हैं, 1200। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यदि ब्याज 3000 है, वार्षिक साधारण ब्याज दर 6% है और समय अवधि 4 वर्ष है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों इसमें। देखिए, साधारण ब्याज की दर है वो 6% है और समय है वो 4 वर्ष है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एस आई बराबर P × R × T/100, तो बराबर 3000। तो दोस्तों यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिखेंगे, 3000, 3000 बराबर दोस्तों मूलधन निकालना अपने को, P इंटू दोस्तों दर है वो कितनी है, तो दोस्तों 6 है, समय कितना है 4 है, तो बटे दोस्तों 100। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे 6 का 24 और 3000 इंटू 100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 30 लाख, सॉरी 3000, ये एक जीरो और लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3 लाख। अब 3 लाख में 24 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 12,500। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, ये मूलधन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस समान वार्षिक भुगतान रुपए में भुगतान द्वारा 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में देय 28,700 के ऋण को पूर्णतया चुका दिया जाएगा। यहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें इसमें ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x इंटू 100/105, 100/105 प्लस x इंटू 100/105 इंटू दोस्तों 100/105। ठीक है, बराबर में दोस्तों अपन लिखेंगे 28,700। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा, जिसको आप काटोगे बिटोगे तो दोस्तों 15,435। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 15,435, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आदित्य और भास्कर 15,000 रुपए में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेते हैं। आदित्य अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है, जबकि भास्कर अकेले इसे 18 दिन में कर सकता है। चंद्रा की सहायता से वे इसे 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो चंद्रा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चंद्रा का हिस्सा ज्ञात कीजिए दोस्तों। माना कि यहाँ पे 15, 18 और 6। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम होगा 90। कितना होगा, 90। 90 में तीनों का भाग जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, 15 छिके 90 और 18 पंजे 90 और 15 छिके 90। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ये तो तीनों का हो गया, भास्कर, चंद्रा और आदित्य का। ये हो गया दोस्तों 5, भास्कर का और आदित्य का हो गया दोस्तों इसमें 6। अब देखिए यहाँ पे जो ये 15 यूनिट है, ये 15 यूनिट बराबर 15,000। ठीक है, अब 15 में से दोस्तों 6 और 5 है वो घटा दीजिए, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। 15 में से 11 गए तो कितने बचे, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4,000। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 6 पुरुष और 2 लड़के एक
पुरुष और एक लड़के की तुलना में 5 गुना ज्यादा काम करते हैं। 6 पुरुष और 2 लड़के एक पुरुष और एक लड़के की तुलना में 5 गुना ज्यादा काम करते हैं। एक पुरुष और एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पुरुष और 2 लड़के एक पुरुष और एक लड़के की तुलना में 5 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ऐसे लिख सकते हैं इसको, यानी कि 6m प्लस 2 बॉयज, ठीक है, 6 मैन प्लस 2 बॉयज बराबर दोस्तों 1 मैन प्लस 1 बॉयज। कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6m प्लस 2b बराबर 5m प्लस 5b, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 1m बराबर 3b हो जाएगा। तो यहाँ पे 3:1 हो जाएगा दोस्तों, m अनुपात b 3:1। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 60 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 90 कितना हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर 360 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 60 किलोमीटर से चलना शुरू करती है 2 घंटे बाद, यानी कि 2 घंटे तक तो 60 किलोमीटर चली है, फिर 2 घंटे बाद में दोस्तों 15 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर 75 किलोमीटर है वो 2 घंटे चला है, फिर दोस्तों 90 किलोमीटर चलेगा, ये टोटल 360 किलोमीटर हो जाएगी 5 घंटे में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चलते हुए अनीता को बस अड्डे तक पहुंचने में लगने वाले सामान्य समय से 2 मिनट अधिक समय लगता है। अनीता को बिना किसी विलंब के बस अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 5/6 माइनस 5 इंटू 2 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 5/1 इंटू 2 यानी कि 10 मिनट। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक बुलेट ट्रेन बिना रुके 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटा 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी। यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति क्या थी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका माना ट्रेन की चाल है वो दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों x प्लस 30 इंटू दोस्तों 10 प्लस 40/60, तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा x इंटू 12 बराबर दोस्तों x प्लस 30, ठीक है, इंटू दोस्तों 32/3, तो कितना जाएगा? 12x। तो ऐसे करना है इसको आप सोल्व करोगे 240 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नांकित पाई चार्ट किसी विशेष वर्ग के दौरान विभिन्न क्षेत्रों PQRSTU एक कंपनी के व्यय को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और फिर उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए कंपनी द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत भाग क्षेत्र एस पर व्यय किया जाता है? तो दोस्तों एस पर व्यय है वो 95% है। कितना है? 95। तो ये पूरा गोला 360 डिग्री का उठ जाएगा। तो यहाँ पे 95/360 इंटू 100 कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो 95 इंटू 10 यानी कि 950 में आप क्या करोगे? 36 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 26.04%। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।